भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में बात करेंगे तो हम सामान्य रूप से ऐसे भी जान सकते हैं कि भौतिक प्रदेश क्या होते हैं। भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हमारे पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें, पठारी भाग, सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत। अब भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो हम आसानी पूर्वक इनको समझ सकते हैं एक प्रकार से, जैसे अपना भारत का मैप है। अब भारत के मैप के आधार पर हम देख सकते हैं कि भारत के किस किस तरफ या किस किस एरिया के अंदर कौन सा क्षेत्र है, उन सभी चीज़ों को हम भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत लेते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, हम इसके उत्तर में चलते हैं तो हमारे इस क्षेत्र के अंतर्गत मिलेगा आपको हिमालय क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र भी हम इसे कह सकते हैं। जब हम चलते हैं इसके मध्य वाले भाग के अंतर्गत, तो मध्य वाले भाग की अगर बात करते हैं तो ये आता है हमारे मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत। नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदानी क्षेत्र जो भारत के मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम इसके पश्चिम में देखते हैं तो पश्चिम के अंतर्गत आता है हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र, जहाँ पर रेतीला भाग पाया जाता है। और आगे हम बात करते हैं तो इसके पूर्वांचल के अंतर्गत, पूर्वांचल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत अधिक पाई जाती है, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी यही क्षेत्र है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून सर्वप्रथम यही टकराता है। गारो, काशी, जयंतिया की पहाड़ी आपने नाम सुन भी रखा होगा। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, जहाँ पर मोसिनराम नामक एक स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पर एक पर्वतमाला है अराकान योमा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत। तो तटीय क्षेत्र इसके इस तरफ तो आता है हमारे अरब सागर, इसके इस तरफ आता है बंगाल की खाड़ी। तो भारत के दक्षिण के अंदर तटीय क्षेत्र भी आता है। इसके अलावा जिसके ये मध्य वाला क्षेत्र आता है, ये किसके अंतर्गत आता है? हमारे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत। इस प्रकार से हमारे भारत के भौतिक प्रदेशों को विभाजित किया गया है। हिमालयी, वनस्पति क्षेत्र, मरुस्थलीय, मैदानी, प्रायद्वीपीय, तटीय क्षेत्र आदि क्षेत्रों के अंतर्गत इसे अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। ऐसे इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन अब 6वां भाग इसमें मरुस्थलीय क्षेत्र को भी जोड़ दिया गया है। हम इसी के अंतर्गत नया टॉपिक इसी में लेते हैं और इसमें प्रथम भाग के रूप में अगर हम देख लेते हैं तो देखते हैं हम हिमालय, या इसे हम कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। इस आधार पर भी हम इसको देख सकते हैं। ऐसे हिमालय क्षेत्र है पूरा हमारा कंप्लीटली। हम इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक भी है, लेकिन इसको हम एक एक टॉपिक को खोलकर समझने की कोशिश करेंगे। तो हम देख लेते हैं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के बारे में ये हमारा उत्तर वाला भाग है, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो क्षेत्र आता है हमारे, ये वाला जो जितना भी क्षेत्र है, ये किस में आता है? हमारे हिमालय के अंतर्गत आता है। अब हिमालय को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि हमारी पृथ्वी थी। पृथ्वी के अंतर्गत 2 क्षेत्र थे, एक तो पेंतालासा और एक था पेंजिया। पेंतालासा के अंतर्गत आते थे हमारे महाद्वीप और पेंजिया के अंतर्गत आते थे हमारे महासागर। इसके मध्य में एक क्षेत्र था तैतीस सागर का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र था? तैतीस सागर का, जो भारत का दक्षिणी वाला भाग था, जो किधर जुड़ा हुआ था? ये अफ्रीका क्षेत्र की तरफ, और इसके ऊपर था तिब्बत का पठार। इन दोनों पठारों के मध्य दबाव बढ़ा। दबाव बढ़ने की वजह से दोनों क्षेत्र मिले। दोनों क्षेत्रों के मिलने की वजह से जो ये भाग था, ये क्या हुआ? ऊपर उठता हुआ चला गया। तो इससे किसका निर्माण हुआ? हिमालय का। हम कह सकते हैं कि हिमालय किसका भाग माना जाता है? तैतीस सागर का भाग माना जाता है। हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो हिमालय के इस तरफ है हिंदू कुश पर्वतमाला, हिंदू कुश पर्वतमाला, और इसका जो ऊपर वाला भाग जुड़ा हुआ है वो पामीर की घाट से जुड़ा हुआ है। पामीर की घाट से जुड़ा हुआ है। इसके दक्षिणतम की बात करते हैं तो अराकान योमा पर्वतमाला है। इसकी हम लंबाई की अगर बात कर लेते हैं तो इसकी कुल लंबाई मानी जाती है उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक 2400 किलोमीटर। यह भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर में उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये 22 देशांतरों में स्थित है। कितने देशांतरों में स्थित है? ये 22 देशांतरों में स्थित है।
आगे हम देखते हैं तो इसकी जो आकृति बनी हुई है वो बनी हुई है धनुषाकार आकृति, धनुषाकार आकृति में बना हुआ है। 2400 किलोमीटर 5 लाख वर्ग किलोमीटर में 22 देशांतरों में धनुषाकार इसकी आकृति है। और इसकी औसत जो चौड़ाई के बारे में कहा जाता है वो इसकी औसत चौड़ाई है 250 से लेकर 400 किलोमीटर के मध्य, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र 500 किलोमीटर के लगभग चौड़ा माना जाता है, जबकि इसके उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र माना जाता है 200 किलोमीटर के लगभग चौड़ा माना जाता है। तो सर्वाधिक इसकी जो चौड़ाई मिलेगी वो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में मिलेगी, और सबसे कम अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो वो मिलती है हमारे को यहाँ पर अरुणाचल वाले प्रदेश के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 2400 किलोमीटर में 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 22 देशांतरों में धनुषाकार आकृति, इसकी चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर के लगभग बताई गई है। अब इसे समझने के लिए भी हम इसे अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो उसको भी हम इसमें देख लेते हैं कि इसको किस किस भागों में विभाजित किया गया है। तो हम देखते हैं इसमें हिमालय के उपभौतिक प्रदेश। तो उपभौतिक प्रदेशों की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको उपभौतिक प्रदेशों में 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसे 3 भागों में। एक तो किया गया है ट्रांस हिमालय, एक भाग इसका किया गया है हिमालय, और एक भाग किया गया है पूर्वांचल हिमालय। अब हम तीनों भागों को अलग अलग प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस प्रकार से इसे विभाजित किया गया है। इसके अलावा इसे श्रेणियों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। अब इसकी श्रेणियों को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया है तो उसको हम अलग अलग प्रकार से भी देख सकते हैं। देखो किस प्रकार से किया गया है, मैंने इसको इस प्रकार से इसको बांट लेता हूँ तो आपके समझने में आसानी रहेगी। ऊपर वाला भाग ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद आंतरिक हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो उप हिमालय, या हम इसे शिवालिक हिमालय भी कह सकते हैं। इस प्रकार से हम इसे विभाजित कर सकते हैं। अब इसमें सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय या इसे तिब्बत का पठार भी कह सकते हो। ट्रांस हिमालय या तिब्बत का पठार यह हिमालय से भी पहले का भाग माना जाता है, क्योंकि हिमालय से पहले यहाँ पर स्थित था। इसे ट्रांस हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमेशा क्या जमी रहती है, बर्फ जमी हुई रहती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चोटियाँ हैं जैसे काराकोरम, काराकोरम के जस्ट नीचे दक्षिण में लद्दाख, इसके जस्ट नीचे में जास्कर श्रेणियाँ हैं। थोड़ा सा इसके पूर्व में चलते हैं तो कैलाश श्रेणी है। ये श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय तिब्बत के पठार के अंतर्गत आती है। इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये तीनों श्रेणियाँ तो किसके अंतर्गत आती है, हमारे भारत के अंतर्गत आती है। कैलाश श्रेणी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये किसके अंतर्गत आती है, हमारे नेपाल के अंतर्गत आती है। इसी काराकोरम श्रेणी की अगर मैं बात करता हूँ तो काराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जिसे हम कहते हैं गोडविन ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर। आगे मैं बात करता हूँ ट्रांस हिमालय के बाद में आता है हमारे महान हिमालय, या इसे मैं हिमाद्री हिमालय भी कह सकता हूँ। हिमाद्री हिमालय क्योंकि यहाँ पर भी क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। आंतरिक का मतलब क्या है कि मध्य में स्थित होने के कारण इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। आंतरिक हिमालय कहो या इसे हिमालय की रीढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? हिमालय की रीढ़ भी कहा जाता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारा हिमालय के बारे में एक छोटी सी दान कर देता हूँ कि पूरे एशिया महाद्वीप की बात करता हूँ तो एशिया महाद्वीप में तुलना करूँ तो 7300 मीटर की जो चोटियाँ हैं, जो 7300 मीटर से ऊंची जो चोटियाँ हैं वो कुल टोटल एशिया महाद्वीप में 94 चोटियाँ। कितनी चोटियाँ हैं? 94 चोटियाँ। उनमें से 92 चोटियाँ तो किस में स्थित है? हमारे हिमालय में स्थित है। और हिमालय की अगर मैं बात करता हूँ तो महान हिमालय वाला जो क्षेत्र आता है इस हिमालय के अंतर्गत आती है। जैसे मैं बात करूँ नंगा देवी आती है हमारे,
नंदा देवी आती है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी इस महान हिमालय के अंतर्गत ही आती है। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला तो कौन सी, हिमालय, और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी, तो वो है एंडीज पर्वतमाला। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सी बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर ऊंचाई की बात करूँ तो हिमालय, और लंबाई की अगर बात करता हूँ तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी, एंडीज है। और ऊंचाई वाले में बात करते हैं तो किसकी आती है, हमारे हिमालय की बात आती है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आपको उप हिमालय। उप हिमालय, उसके बाद में आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय सबसे अंत में आता है, और इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इसे हम शिवालिक भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय से ज़्यादातर हमारी जो नदियाँ प्रवाहित होती है, जैसे गंगा, यमुना, घग्गर, बहुत सारी जो जितनी भी नदियाँ होती है वो ज़्यादातर कहाँ से प्रवाहित होती है, हमारे शिवालिक हिमालय से। क्योंकि शिवालिक हिमालय का जो भाग होता है वो उत्तरी मैदानी क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहता है, जो नीचे वाला पार्ट माना जाता है। ये तो इसके सामान्य जानकारी। इसके अलावा जो इनके मध्य वाले क्षेत्रों को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये हिमालय का सबसे इम्पोर्टेंट कहूँ या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कहूँ, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से निकल के आता है, वो सबसे मेन चीज़ निकल के हैं, तो वो चीज़ को हम देख लेते हैं। तो देखते हैं इसमें, तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, तो इस हिमालय को क्या नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया है इंडस थ्रस्ट। क्या नाम दिया गया इसे, इंडस थ्रस्ट, या इसे बोल सकते हैं ईटी। इसे ईटी के नाम से भी जाना जा सकता है, या इसे कहते हैं हम सिंधु भ्रंश, क्योंकि ये सिंधु नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, इसलिए इसे इंडस थ्रस्ट नाम दिया गया। ये तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। महान हिमालय और उप हिमालय के मध्य वाले भाग को अगर हम बात देते हैं तो इसका नाम दिया गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसे क्या नाम दिया गया है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अगर मैं इसे कहूं MCT, शॉर्ट में अगर इसका नाम देखते हैं तो इसका शॉर्ट में नाम क्या आएगा, MCT। और इसे हम कह सकते हैं मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ उप हिमालय या लघु हिमालय के मध्य वाली बात की, तो ये आता है हमारे मेन बाउंड्री थ्रस्ट के अंतर्गत। मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये क्या चीज़ होती है कि इसकी श्रेणी है, श्रेणियों के मध्य वाले क्षेत्र को नाम दिया गया है। तो MBT, इसे क्या नाम दिया गया, MBT, मुख्य सीमा भ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश। उसी प्रकार जिसको अंतिम वाला भाग होता है वो उप हिमालय या शिवालिक हिमालय के मध्य वाला भाग, इसे क्या नाम दिया गया है, हिमालय फ्रंट फोल्ड, हिमालय फ्रंट फोल्ड, या हम कह सकते हैं HFF, या हम कह सकते हैं उच्च हिमालय भ्रंश, उच्च हिमालय भ्रंश। तो हमने इसको श्रेणियों के आधार पर देखा, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, उप हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय। इसके अलावा इनके जो मध्य वाले भाग थे उनको भी हमने देखा। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय वाले के मध्य वाले भाग को इंडस थ्रस्ट या सिंधु भ्रंश के नाम से, महान हिमालय या उप हिमालय के मध्य वाले भाग को मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम पे जाना गया। उप हिमालय या लघु हिमालय के मध्य वाले भाग को क्या गया, मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT, मुख्य सीमा भ्रंश। और इसके अलावा शिवालिक को जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र उसके मध्य वाले भाग को हिमालय फ्रंट फोस्ट HFF, उच्च हिमालय भ्रंश के रूप में जाना गया। तो इन्हें इस प्रकार से हम इसे क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो इसके विभाजित करने वाला, इसके अलावा हम इसके भौतिक प्रदेशों के आधार पर भी इसे हम विभाजित कर सकते हैं। तो भौतिक आधारों पर मैंने इसको विभाजित किया था, तो आपने देखा होगा मैंने सर्वप्रथम विभाजित किया ट्रांस हिमालय के रूप में, नंबर 2 पर किया मैंने हिमालय, और नंबर 3 पर किया था इसको पूर्वांचल हिमालय के रूप में। ये हमारे हिमालय के सबसे उत्तरतम बिंदु के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत 4 चोटियाँ आती हैं। सबसे मेन चोटी कौन कौन सी है, काराकोरम, काराकोरम। नंबर 2 पर आती है लद्दाख श्रेणी, नंबर 3 पर आती है जास्कर, और नंबर 4 पर आती है कैलाश,
इनमें से जो 3 हैं वो तो हैं भारत में, और कैलाश श्रेणी किस में आती है? हमारे नेपाल में। हम इसे एक शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, कलेजा कैलाश का, कलेजा कैलाश का। इनको हम इन शब्दों से भी याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी चोटियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पर हिमालय की बात। तो हिमालय की बात करते हैं जिसके अंतर्गत हमारे महान हिमालय आ जाता है। महान हिमालय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन सभी चीज़ों का हम इसमें अध्ययन कर सकते हैं। तो हिमालय के बारे में देख लेते हैं। तो हिमालय के बारे में हम बात करते हैं तो हिमालय एक नवीन वलित पर्वतमाला है, नवीन वलित पर्वतमाला है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यह अभी नई नई बनी हुई पर्वतमाला मानी जाती है। इसे अक्षय श्रेणी का पर्वत भी कहा जाता है, अक्षय श्रेणी का पर्वत भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी बताई गई है? 6000 मीटर बताई गई है। हम देख सकते हैं कि हिमालय कौन से काल का माना गया है? तो माना गया है टर्सरी युग का। कौन से युग का बताया गया है इसे? टर्सरी युग का माना जाता है कि टर्सरी युग में हिमालय का निर्माण हुआ था। और यह किसका अवशेष है? यह हमारे 33 सागर का अवशेष माना जाता है। ये इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हिमालय के बारे में, तो हिमालय के बारे में अगर हम देखते हैं तो हिमालय प्रदेश के भी उपभौतिक प्रदेश हैं। उन उपभौतिक प्रदेशों को किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं। हिमालय के उपभौतिक प्रदेश, उपभौतिक प्रदेश, उपभौतिक प्रदेशों किस प्रकार से हैं तो हम इसमें देख लेते हैं। नंबर 1 पर महान हिमालय, महान। नंबर 2 पर मध्य हिमालय। नंबर 3 पर बाह्य हिमालय बोले या लघु हिमालय भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इनको हम ऊंचाई के आधार पर, इसके अलावा उत्पत्ति के आधार पर, इसके अलावा इनके उपनाम भी देख सकते हो। तो ऊंचाई के आधार पर महान हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर, मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई है 5000 मीटर और बाह्य हिमालय की औसत ऊंचाई बताई गई है 1000 मीटर। उत्पत्ति 3 शब्द से भी याद रख सकते हो आप इसको। 3 शब्द क्या है इसके? OMP, OMP। उत्पत्ति महान हिमालय की तो ओलियसन युग में, ओलियसन युग में। इसकी उत्पत्ति किसमें हुई? मालोसिन युग में, मालोसिन युग में, P। और बाह्य हिमालय की प्लायोसिन, प्लायोसिन युग में हुई। प्लायोसिन का मतलब P, सॉरी OMP। उपनाम अगर हम देते हैं तो महान हिमालय को हम कह सकते हैं वृहद हिमालय, या इसे हम महान भी कह सकते हैं, या इसे हम हिमाद्री भी कह सकते हैं। नंबर 3 की मैं बात करूं दूसरे की तो उप, लघु हिमालय आदि नामों से इसे जाना जा सकता है। और इसके तीसरे नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो इसे शिवालिक हिमालय के नाम से भी जाना जा सकता है। किसके नाम से जाना जा सकता है इसे? शिवालिक हिमालय। तो इसको इस आधार पर भी हम विभाजित कर सकते हैं। इसके अलावा इसे हम प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर भी हिमालय को विभाजित कर सकते हैं। इसको प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर भी इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय को मैं एक साथ भी आपको समझा सकता था, लेकिन मैंने इसको अलग अलग भागों में विभाजित करके आपको समझाने की कोशिश की, जिससे ये आपको इतना सरल लगे कि आपके आसानी पूर्वक के समझने में आए। इसीलिए मैं इनका अलग अलग प्रकार से विभाजन करके आपको बता रहा हूँ। अब इसमें हम देख लेते हैं प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक वर्गीकरण, प्रादेशिक वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है तो इस प्रादेशिक वर्गीकरण को भी हम देख लेते हैं। ये भारत का मैप है, देख लेते हैं। अब प्रादेशिक वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है तो इसका वर्गीकरण किया गया है तो हम देख लेते हैं। यहां पर है सिंधु नदी, इसके बाद में आती है सतलज नदी, उसके बाद में बात कर लेता हूं काली नदी की,
काली के बाद मैं बात करता हूं तीस्ता नदी की, और तीस्ता के बाद मैं बात कर लेता हूं ब्रह्मपुत्र नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की। इसका जो प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया वो किया गया 4 भागों में, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य तक। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसे अलग अलग नाम भी दिया गया है। इसके अलग अलग नाम किस प्रकार से दिए गए हैं? सिंधु और सतलज के मध्य वाले भाग को पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। इसकी चौड़ाई बताई गई है 560 किलोमीटर। कितनी बताइए? 560। सतलज और काली नदी के मध्य वाले भाग को कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, इसे क्या नाम दिया गया है? कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदी को शारदा नदी या सरयू नदी भी कहते हैं। सरयू नदी के बारे में आप जानते होंगे, अयोध्या के अंदर होकर निकलती थी, भगवान राम से संबंधित है। कौन सी नदी है? सरयू नदी। काली नदी और तीस्ता नदी, सतलज और काली के मध्य वाले भाग को कुमायूं हिमालय, और कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी बताई गई थी? 320 किलोमीटर। उसी प्रकार काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य वाले भाग को क्या कहा गया है? नेपाल हिमालय। इसे क्या नाम दिया गया? नेपाल हिमालय नाम दिया गया है। और इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। पंजाब हिमालय की 560, कुमायूं हिमालय की 320, नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर। उसी प्रकार तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य वाले भाग को असम हिमालय, क्या नाम दिया गया इसे? असम हिमालय। अब असम हिमालय की लंबाई कितनी बताई गई है? तो इसकी लंबाई बताई गई है 720 किलोमीटर। कितनी बताई गई है? 720 किलोमीटर। इस प्रकार से हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में। 4 भागों में किस प्रकार किया गया? सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य वाले भाग को। अब इसको किस प्रकार से विभाजित किया? सिंधु से सतलज के मध्य वाले भाग को पंजाब हिमालय, जिसकी चौड़ाई 560 किलोमीटर। सतलज से काली नदी के मध्य वाले भाग को कुमायूं हिमालय, जिसकी चौड़ाई 320 किलोमीटर। काली से तीस्ता नदी के मध्य वाले भाग को नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य वाले भाग को असम हिमालय, इसकी चौड़ाई कितनी बताई गई? 720। हिमालय की कुल चौड़ाई कितनी थी? 2400 किलोमीटर, जिसकी ये इस प्रकार से मैंने लंबाई बताई। अगर हम इनको जोड़ के निकालते हैं तो कुल टोटल अपने पास कितना आता है? 2400 किलोमीटर निकल के आता है। आप इनको एक बार अपने कॉपी के अंदर जोड़ के देखेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा और आपको आसानी पूर्वक समझने में आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटियों के बारे में, कि हिमालय की ऊंची चोटियां जहाँ से ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन निकल के आता है कि ये कहाँ पर स्थित हैं, तो उन चोटियों के बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियाँ, तो हिमालय की ऊंची चोटियों के बारे में हम देख लेते हैं। तो हिमालय की प्रमुख ऊंची चोटियाँ, तो हिमालय की प्रमुख ऊंची चोटियों के बारे में हम देखते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चोटियां हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इनमें से भी ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आता है, और लगभग 7-8 चोटियां हैं जहां से ज़्यादातर क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पुट ऑफ होता है। मैं इसको आपको आसानी पूर्वक समझाने की कोशिश करूंगा। एक एक चोटियों को हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम नंबर 1 से प्रारंभ करते हैं। तो नंबर 1 पर मैं बात कर लेता हूँ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसे सागर माता या गौरी शंकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? सागर माता या गौरी शंकर। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता या गौरी शंकर के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो ऊंचाई है 8,848 मीटर, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। इसके अलावा अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं तो इसे तिब्बत में क्या नाम दिया गया है? तो इसको तिब्बत में नाम दिया गया चोमोलुंगमा, चुम्मा ले लूं अगर कहें तो। इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। तिब्बत चीन,
लेकिन मैं चीन नहीं लिखूंगा, मैं तिब्बत ही लिखूंगा, क्योंकि तिब्बत में स्थित है। तो तिब्बत में इसे किस नाम से जाना गया? माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना गया है। इसे तिब्बत में क्या नाम दिया गया? चोमोलुंग्मा के नाम से नाम दिया गया। नंबर सेकंड की मैं बात करता हूँ तो नंबर सेकंड है K2, जिसे हम कहते हैं गुडविन ऑस्टिन। ये कहाँ पर स्थित है? भारत में। कहाँ स्थित है? हमारे भारत में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई है 8611 मीटर। ऐसे ही है पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित हैं, लेकिन कोई पाक अधिकृत कश्मीर नहीं होता, वो भारत का ही एक भाग है। इसीलिए K2 ऑस्टिन कहाँ का हिस्सा मानी जाती है? हमारे भारत का हिस्सा मानी जाती है। लेकिन क्वेश्चन दो प्रकार से निकल के आता है। भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 गुडविन ऑस्टिन नहीं आएगी। कौन सी आएगी? नंबर 3 पर आती है हमारे कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम। सिक्किम है भारत। इसकी ऊंचाई 8597 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई 8597। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी और हिमालय की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। नंबर 4 पर अगर मैं बात कर लेता हूं तो नंबर 4 पर आती है हमारे मकालू। कहां पर स्थित है ये? हमारे नेपाल में। कहां पर स्थित है? हमारे नेपाल में। अगर इसकी ऊंचाई की बात करता हूं तो 8481 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8481 मीटर। नंबर 5 पर अगर मैं बात करता हूं तो नंबर 5 पर आती है हमारे धौलागिरी। धौलागिरी, धौलागिरी कहाँ पर स्थित है? हमारे ये नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हमारे नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8172 मीटर। नंबर 1 पर माउंट एवरेस्ट, नंबर 2 पर K2 गुडविन ऑस्टिन, नंबर 3 पर कंचनजंगा, नंबर 5 पर मकालू, नंबर 4 पर मकालू, नंबर 5 पर धौलागिरी। नंबर 6 पर मैं बात करता हूँ तो नंबर 6 पर आती है हमारे नंगा देवी। नंगा देवी, नंगा देवी स्थित है हमारे जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है? हमारे J&K जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कहाँ पर है? हमारे भारत में। इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। नंबर 6 पर कौन सी आएगी आपके? नंगा देवी। नंबर 7 की मैं बात कर लेता हूँ तो नंबर 7 पर आती है हमारे अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, ये कहाँ पर स्थित है? हमारे नेपाल में स्थित है। नंबर 7 पर कौन सी आएगी आपकी? अन्नपूर्णा। ये कहाँ पर स्थित है? हमारे नेपाल में। इसकी औसत ऊंचाई की बात करता हूँ तो इसकी औसत ऊंचाई 8078 मीटर। अन्नपूर्णा की ऊंचाई कितनी है? 8078 मीटर। नंबर 8 पर मैं बात करूँ तो नंबर 8 पर आती है हमारे नंदा देवी। नंदा देवी, अब देखो यहाँ पर नंगा देवी तो कहाँ पर है? बात करता हूँ तो जम्मू कश्मीर में। और नंदा देवी कहाँ पर है? तो वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड भारत। ये 8वें नंबर की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है नंदा देवी, उत्तराखंड भारत। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई है 7818 मीटर। अगर मैं 9वें की बात कर लेता हूँ तो 9वें की बात करता हूँ मैं यहाँ पर नामचा बरवा। नामचा बरवा कहाँ पर स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भारत। और इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसकी ऊंचाई 7818 मीटर। इस प्रकार से मैंने आपके सामने हिमालय की जो प्रमुख ऊंची चोटियाँ थी उनके बारे में मैंने आपको बताया। नंबर 1 पर माउंट एवरेस्ट, इसे नेपाल में सागर माता गौरीशंकर के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर, ये आपको याद करना है। इसके अलावा तिब्बत में इसे चोमोलुंग्मा के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 पर K2 गुडविन ऑस्टिन, भारत में पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर स्थित 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंबर 3 पर बात करूं कंचनजंगा, सिक्किम भारत, 8597 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंबर 4 पर बात करूं मकालू, नेपाल में स्थित है, 8481 मीटर। नंबर 5 पर धौलागिरी, नेपाल, 8172 मीटर।
नंबर 6 पर अगर मैं बात करता हूं तो नंगा देवी जम्मू कश्मीर भारत 8126 मीटर। नंबर 7 पर बात करता हूं तो अन्नपूर्णा नेपाल 8078 मीटर। और नंबर 8 पर बात करता हूं तो नंदा देवी उत्तराखंड भारत 7818 मीटर। और अगर मैं 9वें नंबर की बात करता हूं तो 9वें नंबर की में आती है हमारी नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश भारत 7818 मीटर। इस प्रकार से हमने हिमालय की चोटियों के बारे में अध्ययन किया कि सर्वाधिक ऊंची चोटी, उससे कम वाली चोटी, इनका अध्ययन किया। इसके पहले मैंने इनका प्रादेशिक वर्गीकरण किया। प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत मैंने इसको 4 भागों में विभाजित किया। चारों भाग सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य वाले क्षेत्र को अंतर्गत, जिसमें पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय के बारे में बताया। इसके अलावा इसका मैंने आपको श्रेणियों के आधार पर विभाजित किया। इसके अलावा मैंने इसके उपभौतिक प्रदेशों के आधार पर भी इसको समझाने की कोशिश की। आपको हिमालय बहुत आसानीपूर्वक समझने में आया होगा। आप इसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखें तो आपको ये इतना आसान लगेगा, इतना सरल लगेगा कि इसको आप आसानीपूर्वक समझ सकते हो। ये हमारे लिए आज का हिमालय का टॉपिक था और हमने इसको समझाया। अब इसका जो कुछ टॉपिक बचा हुआ है इसको हम बाद में देखेंगे। धन्यवाद।